मैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा, नेशनल लॉ कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर। मैं आपको आज ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक्सप्लेन करूँगी, जो LLB 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर में लॉ ऑफ टॉर्ट्स सब्जेक्ट थर्ड यूनिट में एक्सप्लेन किया। थर्ड यूनिट में एक्सप्लेन है आपका ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीन्स क्या होता है। कंज्यूमर मीन्स ये अधिनियम क्यों पारित किया गया, क्या कारण है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो ये उपभोक्ता शब्द है, उपभोक्ता कौन होते हैं। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जब अगर वो कभी कोई भी ऐसा माल या गुड्स वो परचेज करता है, उस माल में कोई त्रुटि आ रही है या वो कोई भी ऐसी सेवा ले रहा है, सेवा में अगर कोई कमी आ जा रही है तो वो उसका उपचार कैसे प्राप्त करे। करने के पश्चात जो है वो कि जो व्यक्ति उपभोक्ता हो जाता है। अगर माल में कोई कमी आ रही है या कोई उसमें त्रुटि आ रही है तो वो क्या अधिनियम के द्वारा वो उसका क्या कर सकता है, संरक्षण प्राप्त कर सकता है। यह अधिनियम क्यों पारित किया गया, इसके क्या कारण थे। यह अधिनियम क्योंकि जो उपभोक्ता थे कि बहुत सारे ऐसे जो है गुड्स परचेज कर लेने के बाद वो एक्सपायर हो जाते, एक्सपायरी परचेज कर लेना, उनकी क्वालिटी बेकार, क्वांटिटी कम है, उसकी डिफेक्ट आ रहे थे, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इन्फोर्स किया है। ये इस एक्ट में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर ऑफ गुड्स, मतलब कि वह व्यक्ति जो गुड्स को परचेज किया है, अगर वो परचेज किया है तो वो कंज्यूमर हो गया है, वो उपभोक्ता कहलाएगा। सेकेंड है आपका है कंज्यूमर ऑफ सर्विस। अगर वो व्यक्ति क्या है, सेवा, कोई भी व्यक्ति सेवा लिया है तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो उपभोक्ता कहलाएगा। तो ये दो प्रकार के व्यक्ति जो है उपभोक्ता हो जाते हैं। इस अधिनियम के द्वारा वो उपचार प्राप्त कर सकते हैं। अब इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या कारण थे कि किस लिए अधिनियम को पारित थे। इस अधिनियम का जो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करना। सेकेंड इसका ऑब्जेक्ट है कि उपभोक्ता की जो गुड्स और सर्विस जो इन्होंने लिया है और उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस, हाई प्राइस वो परचेज कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि वो इस अधिनियम के द्वारा वो रेमेडीज ले सकते हैं। थर्ड आप क्या है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कि अनुचित व्यापार अभ्यास या जो रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस इसके द्वारा अगर कोई व्यापार कर रहा है तो गवर्नमेंट के द्वारा इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। फोर्थ ऑब्जेक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इस एक्ट के द्वारा ये काउंसिल्स बनाई गई है, प्रोटेक्शन काउंसिल, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसमें कुछ ऐसे पर्सन्स का अपॉइंटमेंट किया गया है जो गवर्नमेंट के द्वारा पर्सन होंगे, वो अपॉइंट होंगे कि क्या ये एक्ट को जो इन्फोर्स किया गया है ठीक से इसका जो है ठीक से संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके जो उपचार मिल रहे हैं क्या लोगों को नहीं मिल रहे हैं, जो नए नए अमेंडमेंट इस अधिनियम में हो रहे हैं क्या उसको लागू किया जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे एजेंसीज बनाई आपके जो है प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है कंज्यूमर डिस्प्यूट, कि अगर इस कोई भी कंज्यूमर उसको डिस्प्यूट हो जा रहा है, कोई विवाद हो रहा है तो इसमें आपकी रिड्रेसल एजेंसीज बनाई गई है। वे एजेंसीज क्या करती हैं, स्पीडी रेमेडीज मतलब त्वरित उपचार प्रदान करती हैं। उपचार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसी कोई उपभोक्ता अगर कोई उसने गुड्स परचेज कर लिया, उसमें डिफेक्ट आ रहा है या माल में उसने क्या सर्विस ली, अगर सेवा में सर्विस ली है उसमें कोई त्रुटि आ रही है, वो कैसे उपचार प्राप्त करेगा। तो ये हमारे जो है ये रिड्रेसल एजेंसीज बनाई गई, अभिकरण बनाए गए, या अभिकरण जो हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे इसको बनाया गया है। फर्स्ट आपके इसमें है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, जिला उपभोक्ता आपका जो है ये फोरम बनाया गया है कि अगर जिले में कोई भी ऐसा विवाद कंज्यूमर डिस्प्यूट हो रहा है, उस विवाद को कैसे निकालने के लिए हम जिला उपभोक्ता फोरम जाकर के हम उसमें उपचार प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसमें आपको हमें उपचार नहीं प्राप्त मिल रहा है तो हम अपील करके जो है स्टेट कमीशन, राज्य आयोग में जाकर के उपचार प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी आपको रेमेडीज नहीं मिले तो अपील हम करके जो है नेशनल कमीशन में, राष्ट्रीय जो आयोग में जाकर के हम उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेन आपके जो है 5 ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि इस अधिनियम को क्यों पारित किया गया, क्या कारण है, मेन ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है कि अब बताया गया कंज्यूमर कौन है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कंज्यूमर कौन हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर के राइट्स भी बताए गए हैं
कि कंज्यूमर जो है इस अधिनियम के द्वारा उनको राइट्स बताया गया। फर्स्ट आपका है राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन, कि कोई भी अगर उपभोक्ता है तो उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। सेकंड है राइट्स ऑफ सिलेक्शन, अगर कोई उपभोक्ता कोई सामान लेना परचेज करने जा रहा है तो उसको सिलेक्शन के राइट्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गुड्स है तो एक ही कंपनी के गुड्स नहीं है, उसके कई टाइप से गुड्स हैं, वो क्या कर सकता है, उसको सेलेक्ट करके परचेज कर सकता है। अब राइट ऑफ हियरिंग, अगर इनकेस गुड में डिफेक्ट हो गया, अगर डिफिशियंसी आ जा रही है तो वो सुनवाई भी कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्या है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको सारी सूचनाएं दी जाएंगी इस अधिनियम के द्वारा कि आपकी जो है अगर हियरिंग में आप गए हैं क्या उसको आपके साथ सूचित किया जा रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, कि उपभोक्ता आपको जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे भी कोई भी कंज्यूमर कोई गुड्स परचेज कर रहा है या सेवा ले रहा है किसी से तो उसको एजुकेशन पता है, तो अगर वो उसको शिक्षा पता रहेगी तो वो इस अधिनियम में जाकर के उपचार प्राप्त कर सकता है। अब ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है, अब एक वर्ड इसमें यूज किया गया है कंज्यूमरिज्म, कन्विंस उपभोक्तावाद। अब उपभोक्तावाद किसे कहेंगे, उपभोक्तावाद मीन्स की जो जितने भी कोई भी उपभोक्ता है, अगर कोई उपभोक्ता है तो उपभोक्ता अगर है तो इसमें क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसके क्रियाकलाप में उसका वर्णन कैसे किया जाए, उसमें अगर संशोधन हुआ है तो उसका विस्तार कैसे किया जाए, उसमें कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए, इसी को ही कंज्यूमरिज्म कहते हैं। ये मैंने बताया आप लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्यों इसको पारित किया गया और उपभोक्ता कौन है, संरक्षण कौन प्रदान कर रहा है। अब आप आएंगे इस अधिनियम, ये अधिनियम जो है 1986 का है, 24 दिसंबर 1986 को इसको पारित किया गया है। सेक्शन 1 में एक्सप्लेन किया गया है। इस अधिनियम में टोटल जो है 1 to 31 सेक्शंस हैं और इस अधिनियम में सेक्शन 1 में यही कहा गया है कि इस अधिनियम को कब इन्फोर्स किया गया है, और सेक्शन 2 में आपकी कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं। वो परिभाषाएं बहुत ही डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आपका है कंज्यूमर कौन है, सेकेंड कंज्यूमर डिस्प्यूट। अब कंज्यूमर किसे कहते हैं, सेक्शन 2(1) क्लॉज डी में एक्सप्लेन किया गया है कंज्यूमर कौन होगा। कंज्यूमर मीन्स जो भी व्यक्ति कोई गुड्स परचेज कर रहा है, गुड्स में डिफेक्ट आ रहा है तो वो आपका जो है कंज्यूमर होगा। बताया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्यों जो है पारित किया गया, इसके क्या उद्देश्य है और उपभोक्ताओं के क्या अधिकार दिए गए हैं। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को ये पूरे जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरे भारत में लागू किया गया है। इस अधिनियम में पूरे जो है 31 धाराएं हैं, 1 से 31 धाराएं इसमें दी गई हैं। सेक्शन 1 में कहा गया है कि अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ करके इसको पूरे भारत में जब लागू किया गया और इसका नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। इस अधिनियम में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके पूरी जो राज्य सरकार है कई राज्यों में अलग अलग तिथि में अलग अलग उसमें जो है इसको जो है लागू किया गया है। केंद्र सरकार इस अधिनियम में माल और सेवाओं से संबंधित अगर माल कोई भी व्यक्ति उसको खरीद रहा है या कोई सेवा ले रहा है तो उससे संबंधित बहुत सारे उपबंध इसमें लागू किए गए हैं। अब इस अधिनियम की धारा 2 है। धारा 2 में आपको सेक्शन 2 में बहुत परिभाषाएं बताई गई हैं, डेफिनेशन है, जिसमें से आपकी फर्स्ट डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है उपभोक्ता। अब उपभोक्ता की परिभाषा सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में बताया गया कि उपभोक्ता कौन होते हैं। उपभोक्ता माल और सेवाएं, जो व्यक्ति माल को क्या कर रहा है, गुड्स को परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर जो है माल को खरीदता है तो वो क्या है, उपभोक्ता है। सेकंड इसमें है कि जो व्यक्ति क्या है, सेवाएं ले रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी से सेवा ले रहा है तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो उपभोक्ता कहलाएगा। परंतु इसमें कहा गया है अगर कोई व्यक्ति जो है माल जो है निःशुल्क में ले रहा है, कोई शुल्क नहीं दे रहा है तो वो व्यक्ति उपभोक्ता नहीं है। दूसरी में अगर कोई सेवा ले रहा है, वो फ्री में सेवा निःशुल्क सेवा ले रहा है तो भी वो व्यक्ति क्या है, आपका उपभोक्ता नहीं है। माल और सेवा के में दोनों को लेने में अगर कोई कमी आ जा रही है या कोई त्रुटि से गुड्स से माल को
उसका यूज़ करने में कोई त्रुटि आ रही है, माल सेवा को लेने में कोई कमी आ जा रही है, तो इस अधिनियम के द्वारा हम उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इस उपभोक्ता की परिभाषा में हमारा एक केस है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस M.K. गुप्ता 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या था कि इस जो उपभोक्ता क्या था, उपभोक्ता को बताया गया था कि उनको जो सेवाएं दी जा रही थी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा उनको जो एक उन्होंने परचेज किया था, लेकिन उनको जो है परचेज तो किया लेकिन उन्होंने सारे शुल्क दे दिए, लेकिन उनको उसमें पोजीशन नहीं, कब्जा नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण उनकी सेवा में कमी आ गई थी। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो है वो अगर वो उपभोक्ता है, अगर उनकी कोई कमी आ रही है तो उनको इस अधिनियम के द्वारा क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। अब इस अधिनियम में जो भी इसमें कहा गया है, कोई भी खाद्य वस्तु है, कोई दुकान, व्यवसाय, भवन, निगम, भंडार, कोई मूल्य दुकान की कोई निजी उपयोग से सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित कोई भी एक क्रय करता है या सेवा लेता है तो वो व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। इस परिभाषा में परिभाषित किया गया है। अब दूसरी परिभाषा है उपभोक्ता विवाद। उपभोक्ता विवाद सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में कहा गया उपभोक्ता विवाद किसे कहते हैं, जिसके विरुद्ध परिवाद किया जाता है। अगर कोई उपभोक्ता माल परचेज करने में और माल में कोई कमी आ रही है तो वो वहाँ पे विवाद होता है। तो परिवाद में के कथनों को इनकार करना कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने गलत नहीं सामान दिया है, मैंने कोई सेवा में कमी नहीं की है, तो वहाँ पे उपभोक्ता विवाद हो जाता है। इसी को उपभोक्ता विवाद कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन आपका है कंप्लेनेंट। परिवादी किसे कहेंगे? परिवादी की सेक्शन 2(1) क्लॉज बी में परिवाद किया गया है। कोई भी उपभोक्ता हो सकता है परिवादी जैसे हम भी हैं, अगर कोई हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या किसी से सेवा ले रहे हैं तो हम जो है परिवादी हो जाएंगे। या कोई कंपनी ले रहा है कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार या एक से जो अधिक कई लोग मिलकर के अगर कोई सेवा ले रहे हैं या कोई माल खरीद रहे हैं तो वो भी आपके परिवादी होंगे। या उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात कानूनी उत्तरदायित्व जिसका है या कोई प्रतिनिधित्व है वो भी आपका परिवादी कहलाएगा। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है परिवाद। कंप्लेन सेक्शन 2(1) क्लॉज सी में कहा गया किसी भी परिवादी द्वारा अधिनियम के अधीन उपबंधित कोई अनुतोष अभिप्राप्त किया गया। अनुतोष मतलब उसके ऊपर कोई विवाद, कोई लिखित अभिकथन करके उसके ऊपर चार्जवाद दाखिल किया गया, वो परिवाद उसे कहते हैं। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इसमें बताई गई है गुड्स, माल किसे कहते हैं? माल की परिभाषा सेक्शन 2(1) क्लॉज 1 सब क्लॉज आई में गुड्स की परिभाषा कहा गया है। पहले इसकी परिभाषा जो थी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिफाइन किया गया है। वहाँ पे जो माल की परिभाषा दी गई है वही हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भी माल को परिभाषित किया गया है। अब माल की परिभाषा के बाद त्रुटि, जिसे हम एक वर्ड यूज कहते हैं कि माल में त्रुटि हो गई है तो हम कैसे उपचार। तो त्रुटि की जो परिभाषा बताई गई है, त्रुटि सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, कि अगर कोई भी माल में त्रुटि हो रही है तो त्रुटि क्या कारण से हो सकती है। पहला जो इसमें बताया परिभाषित किया गया है क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक जो आपका स्टैंडर्ड है। इन लोगों ने क्या किया, एक्सप्रेस भी दिया और एम्प्लॉयड कंसेंट की बात की गई है। अगर उसने अभिव्यक्ति दी, अविवक्षित दी, तो अगर उसके द्वारा कोई दोष हो रहा है, कोई अपूर्णता, कोई कमी आ गई है, उसी को त्रुटि कहा गया है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्विस, सेवा। सेक्शन 2(1) क्लॉज ओ, सेवा में किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा हो सकती है। अब परंतु इसमें कहा गया है कोई भी अगर निःशुल्क सेवा दे रहा है तो वो आपका सेवा जो है में उपभोक्ता के कैटेगरी में इस अधिनियम के द्वारा नहीं आएगा। या कोई व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन दे रहा, पर्सनल सर्विस दे रहा, जैसे हम पर्सनल सर्विस किसी को देते हैं कि ये लीजिए मेरी सर्विस है, अगर मैंने पड़ोसी की कोई सेवा दी है, उसकी सहायता की, तो वो सेवा आपके इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आए। जब तक हम कोई उसको शुल्क दे करके हम किसी से सेवा नहीं लेते हैं तो वही उसी को सेवा को परिभाषित किया गया है। अब नेक्स्ट आया है, जैसे मैंने कहा कि सेवा में कमी को भी परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 1 जी। कमी, सेवा में कमी, अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है उसकी क्वालिटी नहीं सही है, जैसे
एक डॉक्टर है, डॉक्टर से मेरी जो है सेवा, मैंने कहा कि आपको ये ऑपरेशन करना है, लेकिन उनकी क्या है, ऑपरेशन का जो उनका प्रोसेस था, उन्होंने इस प्रोसेस की क्वालिटी उन्होंने डाउन कर दी, वो मेडिसिन नई फैसिलिटीज प्रोवाइड किया, उसका नेचर उन्होंने डिफरेंट कर दिया, उनके प्रोसेस अलग कर दिए। तो ऐसे में कोई भी दोष होता है या अपूर्णता है या कमी है, तो अगर कोई पाई जाती है उसी कमी को परिभाषित किया गया है। तो अगर सेवा में कोई कमी आ रही है इस कारण से, सेक्शन 2 क्लॉज 1G के कारण, तो वो हम इस अधिनियम के द्वारा जाकर के उपचार प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका अवरोध व्यापारिक व्यवहार है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, सेक्शन 2(1) क्लॉज सब क्लॉज NNN। सब क्लॉज मतलब कि जो भी कीमतें प्रदान, जैसे कोई भी किसी भी गुड्स का प्राइस फिक्स है, अगर उन शर्तों से ज्यादा हम उस प्राइस को ले रहे हैं, उससे ज्यादा ले रहे हैं, या मीन्स कोई भी ऐसे जो उपभोक्ता है उनको अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उनको नहीं अवेलेबल करा रहे हैं, उनकी सेवा में कमी हो रही है, शर्तों को नहीं पूरा कर रहे हैं। जैसे हमें कि मैंने कंज्यूमर को ऑफर करने के लिए मैंने कहा कि ये आपको मैं गिफ्ट दूंगा, लेकिन वो गिफ्ट हमें नहीं मिल रहा है, शर्तों को नहीं पूरा कर रहे हैं। कि वारंटी है 1 ईयर की वारंटी, वो वारंटी नहीं दे रहे हैं। या सेवा की शर्तों में जो भी सेवाएं हम किसी से अगर ले रहे हैं पेमेंट करके, अगर वो शर्तें नहीं पूरा कर रहे हैं, जैसे आपके जो है क्या है पोस्टल सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज में क्या है कि मैंने कहा कि इतने डे में आपका मेरा ये पोस्ट होना चाहिए, इस जो मैंने भी पोस्ट किया है इतने टाइम में, नहीं तो मेरा जो है बेकार हो जाएगा। और उस टाइम पीरियड में वो पोस्ट नहीं होता, उनको वो पैकेज नहीं मिल रहा है, कुरियर नहीं मिल रहा है पैकेज, तो वो बेकार है। तो इसीलिए क्या है अवरोध व्यापारिक हुआ। अगर कोई भी व्यापार करने में कोई ऐसा अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो उस अधिनियम के द्वारा उसके विरुद्ध भी हम जाकर के उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसे अवरोध व्यापारिक व्यवहार कहा गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है अनुचित व्यापारिक व्यवहार, सेक्शन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सेक्शन 2(1) सब क्लॉज आपका R है। माल के विक्रय उपयोग या प्रदान में, अगर माल को हम विक्रय कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या उस बेचने में क्या है, जैसे इसमें कहा गया है कोई भी, जैसे किसी को एक गुड्स परचेज करने के लिए उसको लाइसेंस दिया जा रहा है, लाइसेंस भी एक डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन वो क्या क्या उस गुड्स को अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के उसको सेल कर रहा है या अदर स्टेट में कर रहा है, तो वो क्या है अनुचित व्यापार कर रहा है, गलत तरीके से अपने व्यापार कर रहा है। तो इस अधिनियम में ऐसा कोई व्यापार करता है, इस अधिनियम के द्वारा उस पर क्या है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। और हम ऐसे जो है जितने भी इसमें से परिभाषा दी गई है, परिभाषा के द्वारा अगर उनको जो परिभाषित किया गया है, तो ये जितने भी शब्द ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया अभी हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट आपका है जो टॉपिक है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल एजेंसीज, मीन्स की उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध अभिकरण। अभिकरण मीन्स मैंने बताया था कि सभी पहले वाले पार्ट बताया कि आपका जो है इसमें एक काउंसिल बनाया गया, अथॉरिटीज इसमें 2 टाइप्स की है। फर्स्ट जो अथॉरिटीज है आपकी जो है आपकी कंज्यूमर काउंसिल। कंज्यूमर काउंसिल का क्या कार्य है कि केंद्र सरकार कुछ ऐसे व्यक्तियों को इसमें अपॉइंट कर देती है, जिसके वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि जो आपके रिड्यूसल एजेंसीज क्या वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इनको उपचार दिया जा रहा है, कंज्यूमर्स को नहीं दिया जा रहा है, इसमें क्या संशोधन करना चाहिए। तो उसके लिए आपकी जो है फर्स्ट आपके जो है वहाँ पे कंज्यूमर काउंसिल्स बनाए गए हैं। सेकेंड आपका जो मेन अथॉरिटीज इसमें अपॉइंट किए गए कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल एजेंसी, उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध अभिकरण। इस अभिकरण का ये कार्य है कि जो अगर कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम में उपचार प्राप्त करना चाहता है, व्यक्ति मतलब उपभोक्ता, जिसने कोई भी शुल्क दे करके कोई माल परचेज किया है या कोई भी उसने शुल्क दे करके सेवा ली है, सेवा में कमी आ जा रही है, वहां त्रुटि आ जा रही है, तो इसी एजेंसीज के द्वारा वो जा करके वो उपचार प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर प्रीति मिश्रा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है। पार्ट थर्ड में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्यूसल एजेंसीज, उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध अभिकरण। अगर कोई व्यक्ति उपभोक्ता है, अगर उससे वो उसकी माल में कमी आ गई है या तो किसी माल में त्रुटि हो गई है या सेवा में कमी आ गई है, तो उसके लिए वो उपचार कहाँ से प्राप्त करेगा। तो इसके लिए उपभोक्ता फोरम जो आपके है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा ये कंज्यूमर
प्योर जुडिशल एजेंसीज बनाई गई है। ये एजेंसी हमारे इस अधिनियम के सेक्शन 9 में एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 9 में एक्सप्लेन किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर आपका जो है जुडिशल एजेंसीज, जिसमें से क्लॉज ए, बी एंड सी। क्लॉज ए में कहा गया है कि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम, आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। और ये कौन स्टैब्लिश करेगा? ये आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट फोरम को जो हमारे सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 1 एंड जी में इसको एक्सप्लेन किया गया है। सेकेंड आपका 9 सेक्शन बी में एक्सप्लेन किया गया है कंज्यूमर रिड्यूसल कमीशन, स्टेट कमीशन। स्टेट, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम में वो आपको रेमेडीज नहीं मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट हम जो है अपील कर सकते हैं। अपील हम करके हम स्टेट कमीशन में हम रेमेडीज ले सकते हैं। इसको भी सेक्शन 2 क्लॉज 1 पी में डिफाइन किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका जो है सेक्शन 9 क्लॉज सी में नेशनल डिस्ट्रिक्ट रिड्यूसल कंज्यूमर नेशनल कमीशन बनाया गया है। नेशनल, अगर हमें स्टेट कमीशन में कोई रेमेडीज नहीं मिल रही है तो हम उसके अगेंस्ट जो जा करके आप जो है नेशनल कमीशन में रेमेडीज ले सकते हैं। इसको सेक्शन 2 क्लॉज 1 के में डिफाइन किया गया है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, जिला उपभोक्ता पीठ बनाई गई है, उसमें कैसे है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका जो है जुरिडिक्शन बताएंगे, इसका प्रोसीजर क्या है, एंड फाइनली आपका जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम फाइंडिंग कॉल करता है उनके डिसीजन को और इसके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। कहाँ पे? वो सेक्शंस में एक्सप्लेन किया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम जो आपका सेक्शन 10 में आपका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन व्यक्ति आपके जो है इसमें अपॉइंट हो सकते हैं। इसमें कहा गया है कि आपका जो है कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट जज हो या उसने जो है 10 वर्ष से लिटरल सर्विस में वर्क किया हो या 10 ईयर हो आपकी उसकी लॉ से रिलेटेड एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, या मीन्स कहा गया इसमें जो एक प्रेसिडेंट होगा 2 एंड अदर्स मेंबर्स होंगे और वो मेंबर्स उसमें एक वुमेन्स को रखा गया है। अब इसमें क्वालिफिकेशन हो रहा है 35 ईयर से अबव होना कंपल्सरी किया गया है। अब इसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो सेक्शन 10 में एक्सप्लेन की गई, अगर कोई किसी पर्सन के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस लगाया गया है या कोई वो आपका दिवालिया हो गया है, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, तो वो जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम जो आपका है जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, जिला पीठ की अधिकारिता को इसमें हमें सेक्शन 11 में एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 11 में ये कहा गया है इसकी अधिकारिता जो है आपका जो है फाइनेंशियल भी हो सकती है, जुरिडिक्शन भी हो सकती है। जो भी पर्सन जिस जुरिडिक्शन में रह रहा है उसी डिस्ट्रिक्ट में जा करके डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा करके वो रेमेडीज ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो है लखनऊ क्षेत्र में निवास करते हैं तो हम लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही जा करके रेमेडीज ले सकते हैं। सेकेंड इसमें है कि आपको फाइनेंशियल जुरिडिक्शन जो दिया गया है कि आपका जो है 1 रुपीज से लेके 25 लाख रुपीज तक 2002 में अमेंडमेंट हुआ था। 25 लाख रुपीज तक कोई भी अगर कोई माल में त्रुटि हुई है इसे अमाउंट से संबंधित या सेवा में कमी आ गई है तो उपभोक्ता फोरम में जाकर के वो इसमें उपचार प्राप्त कर सकता है। सेकेंड आपका जो है मैनर इन विच कंप्लेंट शैल बी मेड, परिवार करने की रीति क्या होगी, प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, मतलब कि कौन कर सकता है। सेक्शन 12 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो उपभोक्ता है लेकिन निःशुल्क उपभोक्ता जो है इसमें जाकर के उपचार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोसीजर बताया गया है सेक्शन आपका 12 में प्रोसीजर इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी परिवादी जो होगा इसमें लिमिटेशन टाइम पीरियड है कि जो जिस दिन से उसको माल में त्रुटि हुई है या सेवा में कमी आ गई है 21 दिन के अंदर उसके पास रिसिप्ट है उसमें जा करके वो एक एप्लीकेशन मूव कर दे, उसको वो उपचार दिया जाएगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इसमें जो है इसमें परिवार की रीत जो बताई गई है कि वो उसको क्या करेगा, दूसरे पक्षकार को सूचित करेगा, दूसरे पक्षकार को सूचित करने के बाद उसको 30 दिन का समय दिया जाएगा और या तो 30 दिन का नहीं तो 15 दिन का समय दे करके उसको वहाँ पे उपचार प्रदान किया जाएगा। अब प्रोसीजर इसमें कहा है कि सेक्शन 13 में प्रक्रिया क्या होगी। सेक्शन 13 में प्रक्रिया इसमें एक्सप्लेन किया गया आईपीसी सेक्शन 193
एंड आईपीसी जो प्रोसीजर इसमें होगी, आईपीसी सेक्शन 193 एंड 228 के अंतर्गत जो भी कार्रवाई की जाएगी वो एक न्यायिक कार्रवाई होगी। दूसरा आपका जो है सीआरपीसी सेक्शन 195 में एक्सप्लेन किया गया है जो प्रोसीजर होगा सिविल कोर्ट प्रोसीजर के द्वारा सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एंड इसमें कहा गया है कि हमारा जो है सिविल प्रोसीजर कोड के रूल 8 में अगर कोई भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा ऑर्डर उसको दिया जाएगा तो उसकी डिग्री उसको प्रदान की जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका इसमें आ जाएगा कि अपील फाइंडिंग, मतलब फाइंडिंग कौन करेगा। फाइंडिंग मतलब कि अगर कोई ऑर्डर हो गया है तो उस आदेश के विरुद्ध जो है उसमें जो होंगे राज्य जो आयोग होगा उसको देखेगा कि उसमें क्या आदेश दिया गया है, उसके अनुसार उसको फाइंड किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है सेक्शन 15। सेक्शन 15 में अपील, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के विरुद्ध को मतलब कि उसमें जाके हम उपचार प्राप्त करते हैं, उपचार हमें नहीं प्राप्त हो रहा है तो हम डिस्ट्रिक्ट फोरम के विरुद्ध जा करके अपील करके उपचार राज्य उपभोक्ता आयोग में हम प्राप्त कर सकते हैं। अब अपील का जो प्रोसीजर इसमें एक्सप्लेन किया गया है, अपील हम कैसे कर सकते हैं। जिस दिन ने आपके जो है जिला उपभोक्ता फोरम ने क्या जो है आदेश दिया है उस आदेश से 30 दिन के भीतर जो है हम उसमें उपचार एप्लीकेशन दे करके उपचार प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इसमें ये कहा गया है कि अगर बाई कोई नहीं एप्लीकेशन मूव कर पाया है अपील के लिए तो वो क्या करेगा कि एक रीजनेबल कॉज बता करके वो उससे जो है परमिशन ले करके 30 दिन का राज्य जो है जिला पीठ आदेश दे सकता है, 15 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है। लेकिन परंतु इसमें कहा गया है कि राज्य आयोग में अपील करने के लिए एक क्लॉज इसमें ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट कि अगर आपका कोई भी अमाउंट है, अमाउंट का 50,000 रुपीज या 25% इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो आप जो है पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में डिपॉजिट करेंगे, तब आप जो है स्टेट कमीशन में जा करके अपील करके उपचार प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन को मैंने बताया था सेक्शन 9 क्लॉज बी में इसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया है। स्टेट कमीशन सेक्शन 16 मतलब सेक्शन 16 के द्वारा एक स्ट्रक्चर ऑफ जो है आपका स्टेट कमीशन है, इस स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया गया है स्टेट कमीशन में इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो इसमें भी आपका फर्स्ट आपका जो है प्रेसिडेंट है, 1 प्रेसिडेंट होंगे एंड 2 अदर्स मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे। जो प्रेसिडेंट होंगे वो हाई कोर्ट के आपके जस्टिस होंगे और 2 अदर्स मेंबर्स आपके जो है लॉ एजुकेशन से क्वालिफिकेशन उनकी होगी एंड अदर्स जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे। इसमें एक वोमेन का अपॉइंटमेंट होना कंपल्सरी है। डिस्क्वालिफिकेशन भी एक्सप्लेन किया गया है 16 में कि अगर उनके ऊपर कोई ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस लगाए गए हैं, मतलब कि दिवालिया है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, कोई बीमारी हो गई है, तब पर भी वो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब इसमें जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट कमीशन सेक्शन 70 जुरिडिक्शन भी एक्सप्लेन किया गया है। इसमें भी फाइनेंशियल जुरिडिक्शन एंड आपका जो है रीजनल जुरिडिक्शन। फाइनेंशियल जुरिडिक्शन की जो बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति का जो है 25 लाख रुपीस से 1 करोड़ रुपीस तक कोई डिस्प्यूट हुआ है, मीन्स से आपकी डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज एंड डिफेक्ट ऑफ गुड्स, तो वो जो है अगर राज्य डिस्ट्रिक्ट फोरम के द्वारा उपचार प्राप्त नहीं है तो राज्य आयोग में आकर के वो आपके जुडिक्शन के द्वारा वो रेमेडीज प्राप्त कर सकता है। अब इसमें एक्सप्लेन किया गया जुरिडिक्शन की बात की गई है कि जिस डिस्ट्रिक्ट का वो उसको रेमेडीज नहीं मिला है उसी स्टेट में जा करके वो रेमेडीज प्राप्त कर सकता है। अब नेक्स्ट इसमें कहा गया है प्रोसीजर एप्लीकेशन, मतलब इनकी प्रक्रिया क्या होगी। जो राज्य आयोग है उसकी प्रक्रिया को बताया गया है सेक्शन 18 में एक्सप्लेन किया गया है। जो प्रक्रिया आपकी यहाँ पे प्रोसीजर बताई गई है डिस्ट्रिक्ट फोरम में कि उनको जो है आईपीसी सेक्शन के द्वारा वो एक सिविल कोर्ट होगा, सीआरपीसी के द्वारा जो प्रोसीजर वहाँ बताई गई है उसी प्रोसीजर के द्वारा इसमें भी रेमेडीज दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो अगर स्टेट कमीशन के द्वारा उनको कोई रेमेडीज नहीं मिल रही है तो वो क्या करेंगे, उसके विरुद्ध उसके अगेंस्ट जाकर के सेक्शन 19 में स्टेट कमीशन के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। अपील में कहा गया है इसमें जो आपका सेक्शन 17 है, सेक्शन 17(1) क्लॉज 1
तब क्लॉज 1 के द्वारा अपील का जो प्रोसीजर होगा, जो आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपील के लिए अगेंस्ट इसमें जाते हैं कि आपका जो उसका 25% अमाउंट ऑब्लिक 50,000 अगर आप सबमिट करेंगे तभी हम स्टेट कमीशन के लिए अपील कर सकते हैं 30 डेज में। जिस दिन ऑर्डर किया है आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम ने, उस 30 डेज के अंदर वो अपील कर सकते हैं। अगर इन कॉज वो अब नहीं कर पा रहे हैं तो वो स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम से परमिशन लेकर के रीजनेबल कॉज के द्वारा विदिन 30 डेज अलाउ कर सकते हैं, या 15 डेज में हम अपील करके नेशनल कमीशन में जा करके हम रेमेडीज ले सकते हैं। अब नेशनल कमीशन को जो स्ट्रक्चर इसमें बताया गया है, नेशनल कमीशन का जो आपका कंपोजिशन ऑफ द नेशनल कमीशन सेक्शन 20। अब नेशनल कमीशन में किसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस या उन्होंने 10 ईयर्स उन्होंने उसमें कार्य पे रहे हैं, या तो आपका जो मेंबर्स होंगे वो भी मेंबर्स कहा गया है कि किसी भी आपके स्टेट के जो जस्टिस होंगे या वो लीगल उसमें क्वालिफाइड हैं, उनको वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। इसमें 1 चेयरपर्सन होंगे एंड 4 अदर मेंबर्स की बात की गई है। 4 अदर मेंबर्स में जो 1 होगा आपकी लेडी होगी, मिनिमम एज इनका 35 रखा गया है, आपका मैक्सिमम एज 67। अब इसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी जो एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 20 में, डिस्क्वालिफिकेशन मीन्स अगर उनके ऊपर क्रिमिनल कोई ऑफेंसेस लगाया गया है फर्स्ट, सेकेंड अगर वो इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया है या मेंटल डिसेबलमेंट हो गया है तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, या कोई उसको हेल्थ की इशू आ गया है। नेक्स्ट आपका जुरिडिक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन सेक्शन 21। अब इस आपको जुरिडिक्शन की एक्सप्लेन जो किया गया, जुरिडिक्शन जो आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम की जुरिडिक्शन जो एक्सप्लेन किया गया है, सेम जुरिडिक्शन इसमें भी है। आपका जो है फर्स्ट आपका मनी से रिलेटेड है, आपका फाइनेंशियल है, और जुरिडिक्शन मतलब कि रीजनल क्या होगा कि इसका एक ही नेशनल कमीशन रीजनल एक है, इसका जो हेड ऑफिस है दिल्ली में है, आप वहीं पे आप जो है नेशनल कमीशन में जा करके हम रेमेडीज अपील करके रेमेडीज ले सकते हैं। फाइनेंशियल मीन्स कहा गया है 1 करोड़ रुपीज से अबव, कोई भी रुपीज जो भी होगा उसमें जा करके हम उससे रुपीज से, तो ऐसे केसेस से रिलेटेड हम अगर डिफेक्ट्स ऑफ गुड्स, डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज, तो हम इसमें रेमेडीज ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है नेशनल कमीशन पावर्स। पावर सेक्शन 22, सेक्शन 22 में एक्सप्लेन किया गया पावर्स जो है इसी सेक्शन के द्वारा, तो सिविल कोड में जो प्रोसीजर आईपीसी में बताई गई है, जो पावर्स फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिया गया है, सेकंड सीआरपीसी में जो प्रोसीजर बताई गई है उसके द्वारा वो प्रोसीजर इसको कंप्लीट में उपचार प्रदान करेंगे। एंड पावर सेट असाइड आपका एक्स पार्टी ऑर्डर, आपके जो नेशनल कमीशन में सेक्शन 22 क्लॉज ए इसमें एक्सप्लेन किया गया है, इनको क्या है ये एक्स पार्टी डिग्री भी दे सकते हैं। अगर आपका अपोजिट पार्टी जो है कोई क्वारी नहीं कर रहा है तो वो एक्स पार्टी डिग्री करके उसको रेमेडीज दे सकता है। सेक्शन 22B वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ द मतलब कि अगर इन केस अगर अब जो सेकंड पार्टी है अगर वो जा करके उसमें चाहता है कि उसमें रेमेडीज एक्स पार्टी डिग्री हो गई है तो उसकी सुनवाई करके उसमें वो अपनी हियरिंग करवा सकता है। नेक्स्ट आपका है अपील सेक्शन 23। अब आपका नेशनल कमीशन का जो अपील है वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नेशनल कमीशन के अगेंस्ट हम अपील कहाँ कर सकते हैं? तो नेशनल कमीशन के अगेंस्ट अपील आपके जो है सुप्रीम कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अपील का यही प्रोविजन है जो स्टेट कमीशन में था और जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कि 25% या आपका जो है 50,000 बस से जो भी होगा हम अपील कर सकते हैं। फाइनली एंड ऑर्डर, फाइनली एंड ऑर्डर मीन्स इसमें कहा गया है कि अगर इन केस डिस्ट्रिक्ट फोरम के अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो रही है तो वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अगर स्टेट कमीशन के अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो रही है तो वो फाइनल लास्ट डिसीजन होगा। एंड नेशनल कमीशन के अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो रही है तो लास्ट डिसीजन होगा। एंड लिमिटेशन पीरियड की बात की गई है। लिमिटेशन पीरियड मीन्स की अपील में अगर कोई टाइम पीरियड समाप्त हो रहा है तो हम जो है लिमिटेशन पीरियड निर्धारित किया गया है उनका लिमिटेशन एक्ट के द्वारा, उस एक्ट के द्वारा जा करके हम परमिशन ले करके अथॉरिटी से और जो है हम रेमेडीज ले सकते हैं। ये आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986
आपका ये पूरा एक्ट आज कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसमें एक टॉपिक आपकी है सर्विसेज, डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज। अगर सर्विसेज में कोई कमी आ रही है तो कौन कौन से मैटर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं मेडिकल सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, लॉयरिंग सर्विसेज, हाउसिंग सर्विसेज, ये इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो है बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगर मैंने उसमें पे किया है, कुछ पेमेंट किया है और उन्होंने कोई सर्विस ली है, अगर डिफिशियंसी आ रही है क्वालिटी क्वांटिटी उनकी प्रोसीजर में, तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा रेजिस्टर्ड जो एजेंसीज बनाई गई है, आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के द्वारा जा करके अपील करके हम आपके सुप्रीम कोर्ट तक हम रेमेडीज ले सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं लॉ क्लासेस बाय डॉक्टर प्रीति मिश्रा। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अपकृत विधि या अपकृत्यों की विधि। इट इज लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है 3 ईयर लॉ कोर्स एंड 5 ईयर लॉ कोर्स PCSJ, UGC एंड AIB एग्जाम और अदर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अपकृत विधि कहाँ से आई, अपकृत विधि किसे कहते हैं, अपकृत विधि की प्रकृति क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके आवश्यक तथ्य क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, क्या यह अपकृत विधि है या अपकृत्यों की विधि है, और अपकृत विधि में अंतर, डिस्टिंग्विश बिटवीन टॉर्ट्स एंड क्राइम, टॉर्ट्स एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसको मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कि टॉर्ट क्या है। टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, अपकृत एक सिविल अपकार है। यह जो है यह विधि कहाँ से आई है, यह इंग्लिश अपकृत विधि है। भारतीय अपकृत विधि का आधार कहाँ से आया है, ये इंग्लैंड के द्वारा लाया गया है। प्रारंभिक जब शुरुआत हुई अपकृत को तो पहले यूबी रिमीडियम इबी जस कहा जाता था, मीन्स इसका अर्थ हुआ जहां उपचार है वहां अधिकार है। परंतु आधुनिक काल में यूबी जस इबी रिमीडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है। अपकृत शब्द का एक शब्द जो है अपकृत, ये आपका टॉर्ट वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है, मीन्स ये लैटिन शब्द से लाया गया है। एंड इसका जो है फ्रेंच भाषा में इसको टॉर्टम कहते हैं, जो आपका है टॉर्टम। टॉर्टम मीन्स होगा रॉन्ग। अगर कोई पर्सन किसी के अगेंस्ट रॉन्ग कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट क्लेम करके कंपनसेशन ले सकते हैं। टॉर्ट मीन्स क्या होता है कि आपका टू ट्विस्ट, मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, तोड़ मरोड़, अर्थात एक दूसरे के शब्दों के अपकृत में एक कार्य अभिप्रेत है कि वह किसी भी विधि के द्वारा अगर आपको कहीं उपचार नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आकर के उपचार प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपका जो है अपकृत विधि, आपका नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स की अपकृत की प्रकृति और परिभाषा क्या है। तो इससे संबंधित हम MCQs क्वेश्चंस कुछ है, उस क्वेश्चंस को हम आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। टॉर्ट मीन्स कहा गया है कि टॉर्ट क्या है, एक लैटिन वर्ड है, मीन्स टॉर्टम है। टॉर्ट का कहाँ से इसका आधार है, ये इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूबी रिमीडियम जस इबी, मीन्स होगा कि जहां उपचार है वहां अधिकार है। नेक्स्ट है यूबी जस इबी रिमीडियम, मीन्स जहां अधिकार है वहां पर उपचार है। और अपकृत विधि को बहुत सारे आपके जो है ऑथर्स हैं उन्होंने उसको परिभाषित किया है। फर्स्ट है जो ऑथर्स हैं आपके सामन ने अपकृत को कहा है कि अपकृत एक सिविल दोष है जिसके लिए उपचार कॉमन लॉ के अंतर्गत आधारित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही है और जो संविदा भंग, न्यास भंग तथा किस अन्य प्रकार के साम्यपूर्ण बाध्यताओं से भिन्न होता है। कि अपकृत एक सिविल रॉन्ग है, मतलब सिविल लॉ के द्वारा
टॉट्स जो है वहां पे रेमेडीज जाकर के हम रेमेडीज ले सकते हैं। और जो संविदा भंग न्यास भंग से भिन्न है, इसलिए कहा गया है कि अगर संविदा भंग के कोई केसेस हैं तो पहले आप वहां जाके उपचार करिए, फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आकर के इसमें भी रेमेडीज ले सकते हैं। सेकेंड ऑथर्स है आपके जो है विनफील्ड। विनफील्ड ने अपकृत्यात्मक दायित्व मूलतः विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्यतः जनवर्ग के प्रति होता है और इसके भंग होने पर वाद द्वारा अनिर्धारित नुकसानी का उपचार प्राप्त किया जा सकता है। विनफील्ड ने कहा है कि टॉर्टोरियस लायबिलिटी मीन्स अपकृत्यात्मक दायित्व होना आवश्यक, मतलब ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो हम अपकृत विधि में आकर के हम उपचार प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 2 क्लॉज एम में कि अपकृत एक सिविल अपकार है जो संविदा भंग और न्यास भंग से भिन्न कहा गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी जो है फ्रेजर ने कहा है कि टॉर्ट इज ए टॉर्टोरियस, इसमें कहा गया है कि इन्फ्रिंगमेंट राइट्स, कि टॉर्टोरियस लायबिलिटी नहीं, इन्फ्रिंगमेंट राइट्स मीन्स कि अगर किसी के पब्लिक या पर्सनल कोई राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, किसी के पब्लिक राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है तो लोकबंदी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो भी जो है अपकृत विधि में आकर के उपचार प्राप्त कर सकता है। फ्रेजर ने कहा है कि अपकृत्य किसी व्यक्ति की लोकबंदी अधिकार का अतिक्रमण है जिसके परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त पक्षकार को वाद संस्थित करने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट आपके जो है पोलक ने भी कहा है, रतनलाल धीरज ने, बहुत सारे आपके इसमें ऑथर्स हैं, उन्होंने अपकृत विधि को परिभाषित किया है। अब अपकृत विधि के आवश्यक तत्व क्या है? अपकृत विधि एक विधिक अधिविष के आवश्यक तत्व आपके जो 3 बताए गए हैं। फर्स्ट लीगल राइट्स, सेकेंड आपका है इन्फ्रिंगमेंट राइट्स मीन्स कि आपके विधिक अधिकार, सेकेंड आपका लोकबंदी अधिकार की अगर कोई कर्तव्य भंग करता है तो सेकेंड आपका एलिमेंट है। थर्ड आपका है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनिर्धारित नुकसानी। ये इसके 3 एलिमेंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। एंड नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है अपकृत विधि या अपकृत्यों की विधि है, ये एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को 2 आपके जो है भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जो आपके सिद्धांत दिया है सिद्धांत विनफील्ड ने, विनफील्ड की जो बुक आपके उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी लॉ ऑफ टॉर्ट, ये आपकी विनफील्ड के द्वारा उसके राइटर थे। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि अपकृत जो है ये अपकृत विधि है मीन्स लॉ ऑफ टॉर्ट है, ना कि ये अपकृत्यों की विधि है। इसका समर्थन पोलक ने भी किया था कि पोलक ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचती है, अगर उसके कर्तव्य का भंग होता है, विधिक अधिकार का अतिक्रमण होता है तो वह व्यक्ति इसमें आकर के उपचार प्राप्त कर सकता है। विनफील्ड ने अपकृत विधि कहा है और कहा कि यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कोई क्षति पहुंचाता है, चाहे वह कोई भी क्षति हो या कोई अपकार हो किसी के द्वारा, तो इसमें आकर के अपकृत विधि में उपचार प्राप्त कर सकता है। परंतु सामन ने इसको अपकृत्यों की विधि कहा है। इन्होंने जो दूसरा सिद्धांत आया, सामन ने कहा कि ये अपकृत विधि नहीं है, ये अपकृत्यों की लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। उन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के नाम से एक बुक पब्लिश किया था, उसमें एक्सप्लेन किया कि अगर किसी पर्सन के किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो जो है अपकृत किसी भी विधि के द्वारा कोई भी उल्लंघन हो रहा है तो इस अपकृत में आकर के उपचार प्राप्त कर सकता है। उन्होंने एक आपकी थ्योरी भी बनाई थी, पिजन होल थ्योरी मीन जिसे कहते हैं कबोत खाने का सिद्धांत। सामन ने कहा कि विधि कि इस भाषा में अपकृत्यों की जो विधि है उसका उत्तरदायी तभी होगा जब वह अपकार किसी भी एक या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी अगर होता है तो इसमें आकर के वो उपचार प्राप्त कर सकता है। जैसे इन्होंने सामन ने कहा कबोत खाने का सिद्धांत, एक सिद्धांत बनाया कि जैसे कबूतर के कई खाने बनाए हुए कई बॉक्सेस हैं, जिस साइज का जो कबूतर होगा उस साइज में जाकर के वो फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कई डिफरेंट टाइप्स के मैक्सिम्स बनाए गए,
मैक्सिम मीन्स सूत्र। जैसे फर्स्ट आपका है यूबी जस्ट इबी रिमीडियम, इंजुरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजुरिया, एक्ट ऑफ गॉड। ऐसे बहुत सारे आपके मैगजीन इसमें बने हुए हैं। जिस टाइप का आपका केस होगा उस मैगजीन में फिक्स हो जाएगा और आप जाकर के लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्लेम करके कंपनसेशन ले सकते हैं। तो ये आपके सामन ने कहा, सामन ने एक केस था एसबी वर्सेस वाइट। एसबी वर्सेस वाइट में कहा गया है इंजुरिया साइन डैमनम एक मैगजीन है कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। अगर किसी के अधिकार का उल्लंघन होता है, वॉलेशन ऑफ राइट्स एंड लीगल राइट्स का, तो अपकृत में आकर के उपचार प्राप्त कर सकता है। ये जो है आपके नेचर हो गया, डेफिनेशन हो गया एंड एलिमेंट्स। अब आपका जो इसमें है कि सामन ने बताया कि उन्होंने अपनी परिभाषा दी, विनफील्ड ने कहा। अब इसके मेंटल एलिमेंट्स इन टॉर्ट कि अपकृत्य के मानसिक तत्व क्या है। अपकृत्य के जो मानसिक तत्व हैं आपके 3 हैं। फर्स्ट मोटिव, इंटेंशन एंड मेलाइज। ठीक है, उद्देश्य, आशय एंड विद्वेष। ये अगर प्रेजेंट है अगर आपका, तो अपकृत्य में जाकर के हम उपचार प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि क्या अपकृत्य अपराध में क्या अंतर हो सकता है। अब देखिए अपकृत्य क्या है, एक सिविल रॉन्ग है। मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी रॉन्ग मीन्स कहा गया है पर्सन अगेंस्ट भी रॉन्ग हो सकता है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट भी रॉन्ग हो सकता है, पर्सन्स में मेंटल रॉन्ग भी हो सकता है और फिजिकल रॉन्ग भी हो सकता है। तो वो पर्सन जो है क्लेम करके कंपनसेशन ले सकता है। अगर प्रॉपर्टी में रॉन्ग, कोई पर्सन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रॉन्ग कर रहा है, चाहे मूविल हो या इमूविल, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आकर के वो क्लेम करके कंपनसेशन ले सकता है। अब इसमें जो कंपनसेशन अलाउ किया जाएगा प्रीफिक्स नहीं है, ये क्या है, अनलिक्विडेटेड, मतलब अनिर्धारित नुकसानी। अगर हम कोई केस कोई ऐसा हो रहा है जो लॉ ऑफ टॉर्ट से संबंधित है, अगर हम जाते हैं तो सिविल न्यायालय में वाद दाखिल करके न्यायालय जो निर्णय देगी वो अनिर्धारित नुकसानी निर्धारित करती है कि जो आपने क्लेम किया है वो मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम कोई प्रीफिक्स नहीं है, वो क्लेम कंपनसेशन के द्वारा दिया जाता है। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डिफरेंस बताया गया है कि टॉर्ट एंड क्राइम में क्या डिफरेंस है कि अपकृत्य दोष कार्य जो होगा अपेक्षा पूर्ण, अगर कोई गंभीर है तो प्राइवेट अपकार कोई भी है तो वो हम सिविल न्यायालय में जाकर के उपचार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पब्लिक के अगेंस्ट है तो हम कहाँ जाएंगे, आपराधिक न्यायालय में जाकर के उपचार प्राप्त कर सकते हैं। अपकृत्य में कोई भी क्या है कि अगर हम क्लेम करते हैं न्यायालय में, सिविल न्यायालय में जाएंगे तो सिविल प्रोसीजर कोर्ट के द्वारा वहां पे मुझे कंपनसेशन दिया जाएगा। एंड क्राइम में क्या होता है कि हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के द्वारा कोर्ट में जाएंगे और मुझे वहां पे पनिशमेंट, उसको जो होगा एक्यूज जो होगा अपराधी को पनिशमेंट और उसके ऊपर पेनाल्टीज लगाया जाएगा। तो ये डिफरेंस है। एंड आपका टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है कि एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर टॉर्ट मीन्स क्या है, इसमें कोई अगर क्लेम कर रहा है दोनों सिविल न्यायालय के द्वारा ही बात प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर टॉर्ट में कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि हम अगर कोई क्लेम कर रहे हैं तो वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, वो प्रीफिक्स है कि जो निर्धारित किया गया है उतना ही हम क्लेम करके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि वन पर्सन के अगेंस्ट, जिसने रॉन्ग किया उसी के अगेंस्ट। लेकिन टॉर्ट में क्या है, ये हम जिसने भी रॉन्ग किया है उसके किसी भी रिलेटेड, चाहे प्रॉपर्टी हो, पर्सन के अगेंस्ट भी जाकर के क्लेम करके कंपनसेशन ले सकते हैं। अब इस नेक्स्ट आपका जो है सामन ने कहा कि सामन ने अपकृत्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से बताए हैं। उन्होंने कहा एक सिविल दोष है, यह जो एक अनिर्धारित नुकसानी है जो संविदा भंग, न्यास भंग, साम भंगों से है। तो ये सब आपके जो है सामन ने इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपका अपकृत्य के जो क्या है, अपकृत्य एक सिविल दोष है, तो ये किसकी परिभाषा है, ये सामन की परिभाषा है। विनफील्ड की पुस्तक कौन सी है, विनफील्ड की पुस्तक है लॉ ऑफ टॉर्ट। अपराध एक लोक दोष है, मतलब कि पब्लिक रॉन्ग है, मतलब पब्लिक के अगेंस्ट जाते हैं तो हम वो एक क्राइम है।
टॉट की जो उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई अपकृत की भाषा जो है लैटिन भाषा के टॉटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। अपकृत्यात्मक दायित्व ऐसे कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। ये किस ऑथर ने इसको परिभाषित किया है? ये विनफील्ड ने कहा है। विनफील्ड ने कहा है कि अपकृत्यात्मक दायित्व जो उत्पन्न होता है वो कर्तव्य भंग से होता है। अपकृत विधि की क्षतिपूर्ति का निर्धारण किस आधार पर होता है? जो होगा वो अनिर्धारित नुकसानी के द्वारा क्षतिपूर्ति निर्धारित की जाती है। फिर नेक्स्ट आपका इसमें है कि आपके अपकृत में जो डिफरेंस है कि आपके ट्रस्ट कि टॉर्ट एंड आपके जो है ट्रस्ट में क्या, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है? टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है। आपके ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई पर्सन ने कोई इक्विटी ट्रस्ट एक्ट के द्वारा कोई ट्रस्टी बना है, उस प्रॉपर्टी का कोई मिसयूज करता है, तो हम उसके अगेंस्ट उसमें क्लेम करके कंपनसेशन ले सकते हैं, लेकिन उस अमाउंट प्री फिक्स होता है। लेकिन इसमें कोई अमाउंट प्री फिक्स नहीं किया गया है। और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या है? इसका डिसीजन जो है सिविल लॉ के द्वारा होता है, लेकिन आपके जो है इंग्लैंड में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जो केसेस होते हैं चांसरी कोर्ट के द्वारा वहां पे डिसीजन दिए जाते थे। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में देखिए क्या कारण है कि अपकृत विधि का विकास जो है भारत में नहीं हो पाया। इलिटरेसी, बहुत से ऐसे जो है स्टूडेंट्स हैं, उनको पर्सन्स हैं जिनको आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। वो मतलब कि उनको नॉलेज ही नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी है। मतलब कि जुडिशियल इंटरफेरेंस के कारण, आपके जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण जो है इस टॉर्ट का आपका जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया। एंड लॉ ऑफ जो टॉर्ट्स है इसको कोडिफाइड नहीं किया गया है। कोडिफाइड मीन्स जो एज इट इज इंग्लैंड के द्वारा जो लॉज आया वही जो है आपका जो है इंडिया ने उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसको कोडिफाइड नहीं किया गया, मतलब संहिताबद्ध इसको नहीं किया गया। आज मैंने आप लोग को लॉ ऑफ टॉर्ट्स का नेचर, डेफिनेशन एंड डिफरेंस बताया है कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अब जो है नेक्स्ट जो मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जनरल एक्सेप्शंस, कि इसमें और कौन से मैगजीन्स हैं। इसमें फर्स्ट मैगजीन है यूबी जस इबी रिमीडियम, जहां अधिकार है वहां पे उपचार है। वेयर देयर इज रेमेडी, देयर अगर कोई रॉन्ग हो रहा है तो हम उसमें रेमेडीज प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आपके अधिकार के प्रति हो सकता है या विधिक अधिकार के प्रति हम उपचार प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड आपका इसमें मैगजीम्स है, आपका है इंजूरिया साइन डैमनम। इंजूरिया साइन डैमनम जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है, बिना हानि के क्षति। अगर किसी की कोई हानि नहीं हो रही है लेकिन फिर भी हम उसके अगेंस्ट क्लेम करके हम कंपनसेशन ले सकते हैं। इसमें केसेस है एसबी वर्सेस वाइट। एसबी वर्सेस वाइट केस में कि उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ था तो वाइट को उत्तरदायी माना गया था और ₹1 के कंपनसेशन से उसको दंडित, मतलब कि उसके ऊपर कंपनसेशन अलाउ किया गया था। नेक्स्ट आपका है म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अशरफी लाल। नेक्स्ट केस इसमें है काली किशन टैगोर वर्सेस जादू नाथ मलिक। इस सब केस में जो है कि उन लोगों को उत्तरदायित्व माना गया था जो इसके प्रतिवादी हैं। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस केस में भी कि उनके विधिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था, जिससे आर्टिकल 21 के उनके अधिकार का उल्लंघन माना गया था। उसमें 50,000 रुपीज जम्मू एंड कश्मीर उत्तरदायी था। नेक्स्ट मैगजीम है आपका है बिना क्षति के हानि, डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम मीन्स कि हमारी कोई क्षति नहीं हो रही है, अगर कोई ऐसा कोई केस आ रहा है तो हम उसमें क्लेम करके भी कंपनसेशन ले सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट केस है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, सेकेंड केस है चेसमोर वर्सेस रिकॉर्ड, थर्ड केस है मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर गो, और नेक्स्ट आपका है विष्णु दत्त शर्मा वर्सेस बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। फिर नेक्स्ट आपका मैगजीम है यूबी जस्ट इबी रिमीडियम, कि जहां अधिकार है वहां उपचार प्राप्त किया जाएगा। इसमें केस है आपका एसबी वर्सेस वाइट।
ये आपका जो है ये लॉ ऑफ डॉट्स का जो है आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट आपका जो लॉ ऑफ डॉट्स का होगा उसमें मैं आप लोग को और भी टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू वेरी मच।